So good morning students, this is third part for the chapter first of class 8। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। लास्ट वीडियो यानी हमारे सेकेंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि इरिगेशन के बाद यानी सिंचाई के बाद बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। जब क्रॉप ग्रो करती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी वीड्स या बहुत सारे फिर क्या आती है प्रॉब्लम्स जो कि क्रॉप पे अटैक करने के लिए एनिमी मान सकते हैं हम, फिर हम उनसे कैसे डील करते हैं ये हमने पढ़ा। आफ्टर दैट क्रॉप विल ग्रो एंड इट विल बिकम मैच्योर। ग्रो करने के बाद क्रॉप मैच्योर हो जाती है। मैच्योरिटी को हम कैसे पहचानते हैं? मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर मैच्योरिटी कन्फाइन होती है जब उस पर फ्रूट्स लग जाएं या फिर वो जो क्रॉप है वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। तो उसके बाद जो अगली स्टेप है क्रॉप प्रोटेक्शन में है वो है क्या? हार्वेस्टिंग। यानी उससे जो चीज़ हमें चाहिए उसकी कटाई, फसल की कटाई। जैसे गेहूं है तो गेहूं को पूरी क्रॉप को काटा जाता है। हार्वेस्टिंग के लिए मशीन यूज होती है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर जो कटाई करता है पूरी की पूरी क्रॉप को काट लेता है या उखाड़ लेता है। इसके लिए अभी जो मशीन आती है वो है कंबाइन हार्वेस्टर। उसको कंबाइन हार्वेस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्रॉप को उखाड़ने के साथ साथ उसको उसके स्टैम से भी अलग कर देता है और उसमें से हस्क भी अलग कर देता है। यानी हार्वेस्टिंग के साथ साथ वो थ्रेशिंग भी करता है और विनोइंग भी करता है। एक ही मशीन जो तीनों काम कर देती है उसको हम कहते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। तो उसी से ये काम होता है अभी लार्ज स्केल पर। स्मॉल स्केल पर अभी भी लोग क्या करते हैं? हैंड बीटिंग या हैंड विनोइंग और हैंड थ्रेशिंग करते हैं। अच्छा, जो थ्रेशिंग और विनोइंग है उससे पहले क्रॉप को धूप में डाला जाता है, यानी कि जो सनलाइट है सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रॉप को जब हम निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है और मॉइस्चर से क्रॉप क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। इसलिए उसको क्या करते हैं? सुखाते हैं। ड्राइंग उसकी होती है किससे पहले? थ्रेशिंग और विनोइंग से पहले। करते हैं कि थ्रेशिंग और विनोइंग, हार्वेस्टिंग तो हो गई यानी कटाई, कटाई के बाद सुखा करके थ्रेशिंग और विनोइंग की जाती है। थ्रेशिंग और विनोइंग में डिफरेंस क्या है कि थ्रेशिंग में स्टॉक यानी स्टैम जो है वो अलग करते हैं, यानी नॉन यूजफुल पार्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिए यूजफुल पार्ट सिर्फ ये कौन है? यानी ये भुट्टा है। इसके अलावा ये स्टैम लीफ ये एज अ क्रॉप हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो इसको अलग करना, इस भुट्टे को और इन लीव्स और स्टेम को अलग करना क्या होता है? थ्रेशिंग। सेकेंड है विनोइंग। विनोइंग यानी जो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेज सीड्स होंगे, मेज सीड्स के ऊपर भी क्या होती है? कवरिंग होती है, सीड कोट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम इनके छिलके कहते हैं, उनको कहा जाता है हस्क। इस हस्क को अलग करना क्या कहलाता है? विनोइंग। तो हमने पहले फसल काटी, फिर उसमें से स्टॉक को अलग करा, थ्रेशिंग करी एंड देन उसमें से हस्क को अलग करा, मींस विनोइंग करी। इसके बाद उस क्रॉप को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। स्टोरेज में कुछ कंडीशंस नेसेसरी है, जैसे कि जहां हम उस ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं, उस क्रॉप को स्टोर कर रहे हैं, वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वहाँ नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी की वजह से वहाँ क्या लग जाती है? फंगस, और फंगस क्या कर देती है? उस क्रॉप को निकाल। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज में कुछ कंडीशंस हैं जो नेसेसरी है, जैसे कि वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर से क्या हो जाती है? वहाँ पर फंगस आ जाती है। रॉडेंट्स यानी चूहे जैसे जानवर, रैट जैसे इंसेक्ट्स, रैट और छोटे छोटे इंसेक्ट्स, माइट्स, ये नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगी? उस सीड्स को, उस ग्रेन को खा जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर प्रॉपर एयर आनी चाहिए, मीन्स जो वो प्लेस है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सनलाइट वहाँ पर आनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट, एयर, रोडेंट्स का नहीं होना, मॉइस्चर नहीं होना, ये सब क्या है? नेसेसरी कंडीशंस है। अब रेन से प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, जो क्रॉप हमारी है उसको बारिश में भीगने से बचाना चाहिए, क्योंकि उससे भी वो क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी तो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, ये सब था क्या? क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हम एग्रीकल्चर, एक और वर्ड पढ़ते हैं क्या? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम क्रॉप प्रोटेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ क्रॉप प्रोटेक्शन नहीं होता। इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर आती है क्या क्या? क्रॉप प्रोटेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री,
प्रोटेक्शन, ये तीनों प्रोसेस इसके अंदर आती है। अब हमने क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करी, हमने क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करी। तीसरी चीज हमारी बची क्या? एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे पालतू जानवर जिनसे हमें किसी भी तरह की यील्ड होती हो, यानी किसी भी तरह की इनकम हमें मिलती हो, तो वो किसका पार्ट है? एनिमल हस्बेंड्री का। कैट और डॉग पालना एनिमल हस्बेंड्री नहीं होता। इसके अंदर जैसे काऊ, बफेलो जैसे कैटल्स हैं, कैटल्स को पालते हैं तो इनसे क्या मिलता है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जिससे कि हमारी वेल्थ कैलकुलेट होती है। इसके अलावा हनी बीज की रियरिंग यानी एपीकल्चर, एपीकल्चर कहते हैं हनी बी की रियरिंग को, तो ये भी किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का। उसके अलावा फिशिकल्चर यानी फिशेस को पालना, पर्ल कल्चर, पर्ल ऑयस्टर यानी जिससे हमें मोती मिलता है उसको पालना, तो ये सब लैग कल्चर यानी लाख के कीड़े को पालना, और सिल्क वॉर्म रियरिंग, ये सब क्या है? एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। जैसे काऊ, बफेलो जैसे चीजों से मिल्क मिलता है, तो एपीकल्चर में हम हनी भी पालते हैं तो उससे हनी और वैक्स दो चीजें मिलती है। पिसिकल्चर में फिशेस को पाला जाता है और दूसरे इंसेक्ट्स जो खाए जाते हैं उनको पाला जाता है। पर्ल ऑयस्टर में क्या मिलता है? पर्ल यानी मोती। लैग कल्चर में लाख का कीड़ा पाला जाता है, लाख के बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स का मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सिल्क वॉर्म रियरिंग यानी लाख के कीड़े को पालना, जिससे हमें क्या मिलता है? सिल्क। तो इन सब चीजों से क्या होती है? इनकम, एक वेल्थ हमें मिलती है। इसीलिए ये इनको क्या कहा जाता है? लाइव स्टॉक। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हमारी कंट्री का लाइव स्टॉक, और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट रेट का भी ये क्या होता है? एक पार्ट होता है। अब ये तो था हमारा क्या? फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें।